ओके, तो वीकेंड मस्ती में आप सबका स्वागत है और इस मस्ती में हमारा साथ देने के लिए हमारे संपादक साहब हैं आलोक जोशी जी और कविता जी का आपको इंतजार रहता है। कुछ न कुछ तो मूवीज के बारे में और अच्छी अच्छी इवेंट्स के बारे में बताती हैं और आज हमारे साथ सोनम भी है। लेकिन सबसे पहले हर्षदा थोड़ा पंच बन रहा है। पंच बनाओ, मैं डिफेंड करती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा हर्षदा से दूर बैठना है क्योंकि कुछ इस बार हर्षदा का इस वीकेंड पे इरादा कुछ खतरनाक वाला। होपफुली मैं अगर दिल्ली जा पाऊँ तो एक इंटरेस्टिंग बाउट है। विजेंद्र सिंह और फ्रांसिस चेका के आमने सामने आएंगे और फ्रांसिस चीका। और आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों से या फिर पिछले पूरे हफ्ते में अगर आपने कोई भी अखबार पढ़ा होगा तो फ्रांसिस चेका बस विजेंद्र सिंह को बस गाली पे गाली देते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि विजेंद्र सिंह इंडिया के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित होगा सैटरडे को, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि वो विजेंद्र सिंह को हराएंगे। ऐसे बहुत लेकिन बहुत एग्जैक्टली पिछली बार जो विजेंद्र सिंह ने धोया था दिल्ली में कैरी होप को, कैरी होप को। हाँ, ये क्योंकि विजेंद्र सिंह अभी सुपर मिडिल वेट के WBO के चैंपियन है एशिया पैक रीजन में, तो उनको कोई भी आकर चैलेंज कर सकता है। और इन्होंने करीब 7 बाउट्स ऐसे खेले हैं चैंपियन बनने के बाद और 6 बाउट्स में स्ट्रेट आउट नॉकआउट्स हुए हैं। और जो 7th बाउट था जो कैरी होप के साथ था वो एक लंबा 10 राउंड का था और फाइनली विजेंद्र सिंह ने जीत लिया। बट फ्रांसिस चेका देखेंगे कितना मार खाते हैं और उनको कितना धोते हैं विजेंद्र सिंह। हाँ, देखिए जो लोग है ना मतलब काम करने में ढीले होते हैं ना, वही पहले स्लेजिंग करते, सब बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमारे विजेंद्र सिंह का तो एक भी स्टेटमेंट आया नहीं, तो उनको तो जो करना वो रिंग में ही करेंगे और अच्छे से करेंगे। यही जो होप साहब की जो पूरी होप्स उन्होंने खत्म कर दी थी, वैसे ही हाल इनका चीका साहब का भी होने वाला है। चीका साहब की खास बात यही है कि उन्होंने कभी भी अपने होम ग्राउंड के बाहर कोई मैच जीता ही नहीं है। बोल बच्चे वो यही है। तो ये इंटरेस्टिंग गेम होगा कि कितना एक्शन फिर उस लिहाज से। मतलब हमें पता अपनी गली में तो और कुत्ता भी शेयर होता है, हमने तो बहुत बच्चों से पढ़ा हुआ है। वीरेंद्र सिंह ने कोई जवाब भी नहीं दिया है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं। हाँ, तुम बोलते रहो, हम आके जवाब देंगे। लेकिन ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है अनिल जी, चेन्नई में तो इतना खराब वो साइक्लोन के बाद, लेकिन इंटरेस्ट रहेगा उतना। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की जो पिच है परफेक्ट है। मुझे भी पहले तो लगा था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन मैं देख रहा था फोटोग्राफ, वो सिगड़ियां लगा कर पिच के ऊपर सुखाई गई है और थोड़ी गीली रहने दे तो ठीक होता था, क्योंकि आज हमें पहले फील्डिंग करनी पड़ी है तो थोड़ा मामला। अच्छा, पिछले टेस्ट मैच में मुझे बड़ा डर था क्योंकि पहले दिन जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की और ऐसा, और पिछले टेस्ट मैच में जो इंडिया ने जीत हासिल की वो मेरे ख्याल से पिछले 5-7 सालों में सबसे बढ़िया जीत थी। क्योंकि पहले टेस्ट में आप पहले इनिंग में 400 रन बनाने देते हैं और उसके बाद चौथी इनिंग आपको खेलनी है, उसके बावजूद आप इनिंग डिफीट से जीतते हैं मैच। तो ये बहुत बड़ा, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो विराट कोहली का टीम का मतलब एकदम वो फाड़ के एकदम है। अब दिक्कत है कि इस बार भी वैसे ही हो रहा है जैसा पहले हुआ, 250 रन बना दिए, 3 ही विकेट गए पहले दिन। तो ज्यादा रन मत बनाने दो भाई, हमें पता है इंडिया जीत जाएगी, लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसका क्या करें। तो इतने रन बोर्ड पे दिखते तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उम्मीद करें कि एक और वैसा ही परफॉर्मेंस इंडियन टीम का सेकंड इनिंग जब हम खेलेंगे इंग्लैंड के बाद, तगड़ी लीड ले लें और फिर तो ठीक है। अश्विन का तो होम ग्राउंड है तो कुछ और मजा आएगा। ऑफकोर्स आई एम गेसिंग कि वीकेंड में फिर स्टैंड्स भी भरे मिलेंगे। हाँ, स्टैंड्स चेन्नई में, क्योंकि टेस्ट में आजकल प्रॉब्लम यही हुआ है, ज्यादा लोग देखने नहीं जाते। हिंदुस्तान में 2 ही तो चीजें हैं जो पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करती है, एक तो मूवीज और दूसरा क्रिकेट। तो कैसे भी कितनी भी तकलीफ हो, क्रिकेट के लिए आदमी पहुंच ही जाता है। तो स्टेडियम तो फुल है। और मूवीज की बात करते हुए रोग वन, स्टार वॉर्स बच्चों के लिए नहीं है, स्टार वॉर्स इन बच्चों की कैटेगरी को बड़े से जाइए। बिल्कुल, ये दो स्टार्स के बीच में वॉर है। कविता वॉर की बात ही नहीं है, मतलब पसंद तो बच्चों के, लेकिन बहुत बड़े भी जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। ऑर्डिनरी पीपल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके एक वर्ल्ड को कैप्चर करते हैं, इस पूरे इर्द गिर्द कहानी में ये फिल्म घूमती है और बहुत इंटरेस्टिंग है। 3D में जरूर देखेगा, लेकिन अगर बच्चों के साथ जा रहे 3D में भी है। जी हाँ, बच्चों के साथ जा रहे हैं या बड़ों आप जा रहे हो, 3D में ही जरूर देखिएगा। इफेक्ट उसी में असली इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग, मैं यही पढ़ रही थी रोग वन के बारे में, ये रेगुलर कैरेक्टर्स पर मूवी नहीं है। तो अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन को ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं और कैसे एक एम्पायर को कैप्चर करते हैं, इसी के ऊपर पूरी कहानी है और इसी को देखने में मजा आएगा। वैसे अगर आप और बड़ों की फिल्म जाना चाहते हैं तो वजह तुम है,
भी रिलीज हो चुकी है, जो विशाल पंड्या की है। हाँ, विजय तुम हो, राइट। और जो विशाल पंड्या की स्टोरीज के फ्रेंचाइजी के जारे माइंड डायरेक्टर माने जाते हैं, उन्होंने ही सना खान और गुरमीत चौधरी को लेकर फिल्म बनाई है। अगर आपके पास वजह है देखने की तो आप बताइए, हम तो आपकी राय आप मिस कर सकते हैं। तो इस पिक्चर के नहीं चलने, अगर नहीं चली तो नहीं चलने की वजह तुम हो। नहीं चली तो नहीं चलने की वजह तुम हो। चलिए, तो मूवीज में मतलब हिंदी वालों के लिए कोई खास माल मसाला इस बार है, तो अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ा हफ्ता, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा। 25 दिसंबर क्रिसमस पे रिलीज बड़ी मिलेगी, तब आपको बताएंगे कि कौन सी रिलीज है। फिलहाल रॉग वन आपके लिए ये है एक इंग्लिश मूवी जो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है वीकेंड पे करने के लिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है तो भी, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है तो भी, कुछ अच्छी इवेंट्स वो देखनी है तो भी, और कुछ बेहतरीन शोज देखने तो भी। एक ब्रेक के बाद ओके, तो अब फोकस बुक्स पर। आज खाने पर बुक्स में खाने का मजा मिल जाए तो बात ही है। माई जर्नी विद वड़ा पाव, सर आई एम ऑलरेडी फीलिंग हंग्री। तो अनिल जी, ये है माई जर्नी विद वड़ा पाव। वड़ा पाव नाम सुन के कुछ लोगों के लिए खाने की चीज है, कुछ के लिए पकाने की चीज है, कुछ को स्वाद आ रहा है, और कुछ के लिए एक जर्नी है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है। हर्षदा को इसके बारे में जानकारी है। उन्होंने, मैं एक्चुअली इस किताब को, इस कहानी को लगभग 1.5-2 साल से मेरे पास ही आ रही है बार बार अलग अलग फॉर्मेट में। ओके। और मैं जब ये किताब का जिक्र आया, ये बेस्टसेलर्स 18 हमारी नेटवर्क 18 ग्रुप कंपनी ने पब्लिश की है, तो मैं बहुत हेजिटेंट था कि सोचूं क्या एक वड़ा पाव पे किताब में क्या होगा। लेकिन फिर देखा, जब किताब पढ़ी तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अच्छा। क्योंकि आप वड़ा पाव एक स्ट्रीट फूड को कैसे एक्सपैंड करते हैं, इनकी किताब की, या इस एज ए बिजनेस मॉडल, और ऑर्गेनाइज करते हैं। भारत का सबसे बड़ा एथनिक इंडियन फूड चेन है ये, गोली वड़ा पाव। इंटरेस्टिंग। और इन्होंने शुरू कैसे किया, ये वड़ा पाव खा रहे थे, सामने की बिल्डिंग पे इनको मैकडोनल्ड का एक बड़ा सा बैनर दिखाई पड़ा, और उन्हें वहां जो बर्गर दिखा और अपने हाथ का जो वड़ा पाव था, अंग्रेजी वड़ा पाव है सर, कुछ नहीं है। देख के इन्हें लगा कि ये तो यही चीज है। हाँ। अंदर के इंग्रेडिएंट्स भी मिलते जुलते हैं। इसने इतना बड़ा पूरी दुनिया में रायता फैला दिया है, तो मैं इसको क्यों नहीं फैला सकता हूँ हिंदुस्तान में। वहां से ये शुरू हुए। फिर इन्होंने कैसे इसको बड़ा किया, और तमाम जगह जो बिजनेस स्कूल हैं दुनिया के, वहां इनकी केस स्टडी चलती है, पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में है, ISB में है। तो बिजनेस केस स्टडी हम लोग कई चीजों की अब भारत में सुनते हैं कि कभी लालू यादव केस स्टडी हो जाते हैं, कभी मुंबई के वड़ा पाव डब्बा वाले स्टडी हो जाते हैं। इसमें जो मुझे फिर अच्छी बात ये लगी कि एक अपना स्ट्रीट फूड कैसे इतना फैलाया गया, इसमें दूसरे लोग सबक सीख सकते हैं। आप किसी शहर का एक कचौड़ी वाला, किसी शहर का एक छोले भटूरे वाला, आपके खाने की चीजें भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें मशहूर हैं, एक शहर की। और आप कहते हैं कि वो मिर्ची वड़ा का जो स्वाद जोधपुर में आता है वो कहीं और नहीं आता है, पूछिए मत। तो कोई एक आदमी उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकता है और इतना बड़ा कर सकता है। इसमें तो इनका कोर इंग्रेडिएंट जो गोली, जिसको गोली वड़ा पाव क्यों नाम है, क्योंकि जो वड़ा पाव के अंदर वड़ा होता है, जब वो रॉ फॉर्म में बनती है तो उसको गोली बोला जाता है मराठी में, उससे नाम लाए हैं। और ये चेन 2000 किलोमीटर दूर तक ये वड़ा पाव पहुंचाते हैं। 2000 किलोमीटर तक भारत में फैला हुआ है। तो एक कैसे आप क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो कहानी लिखी है वो भी बहुत अच्छी तरह से, वो यूं नहीं लिखी गई है कि मैं एक बिजनेस के स्टडी लिख रहा हूं, कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट हो बिजनेस करने में वो इसको हैंडबुक की तरह इस्तेमाल करें। इसमें हिस्ट्री के, फाइनेंस के, क्योंकि ये सज्जन फाइनेंस के आदमी हैं, फाइनेंस की दुनिया से आए हैं, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को अपने सपनों को जमीन पे उतारने में मदद करते थे जब तक ये इन्होंने अपनी स्टोरी शुरू नहीं की है। ठीक बात है। तो वो किताब में फाइनेंस के, हिस्ट्री के, दुनिया के तरह तरह के उदाहरण हैं, वो कहानियां जोड़ी गई हैं, जिससे आपको, अगर आप यूं भी पढ़ना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको इसको पढ़ने में मजा आता है। अगर आपको इस तरह का एक बिजनेस खड़ा करना है तो उसमें आपके लिए सीधे सीधे सबक हैं। और जो मैं कह रहा हूं
कि कोई एक आदमी अपने शहर में, अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर है किसी एक चीज को बनाता हुआ, तो वो इसे पढ़कर ये प्रेरणा ले सकता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को, कोई एक आम का अचार वाला कैसे उसको पूरे भारत में या भारत के बाहर भी फैलाने की सोच सकता है। तो वड़ा पाव से जुड़ी हुई हर चीज इंटरेस्टिंग है, चाहे खाना हो, चाहे बनते हुए देखना हो, चाहे उसकी स्मेल हो। मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, जो देखिए जो मुंबई महाराष्ट्र में वो तो जानते हैं वड़ा पाव क्या है, बाकी लोगों को बता दूं जैसे राजस्थान में से आलू बड़ा कहा जाता है, अलग अलग जगहों पे तो ये और पाव मतलब एक तरह की ब्रेड होती है, दोनों के बीच में वड़े को रखा जाता है, आलू वड़े को, लहसुन की चटनी डाली जाती है और उसकी जो खुशबू है पूछे मतलब आप मुंबई आए और वड़ा पाव न खाएं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप सबको आमंत्रण है। तो वही अनिल जी इसमें है कि पहले हम लोग जब मुंबई जाने वाले आदमी से पूछते थे भाई वड़ा पाव खाया, पाव भाजी खाई, बिल्कुल। अब इन्होंने इसके लिए मुंबई आने की जरूरत खत्म कर दी है। चलिए तो ये लेकिन हाँ इतने खाने पीने की बात हो गई है तो सोनम के पास चलते, क्योंकि सोनम आपने तो हाँ और इनफैक्ट एक फूड फेस्टिवल भी हो रहा है इस वीकेंड में। तो एक तो फेस्टिवल ऑफ टी है, अब चाय पसंद करते हैं तब अलग अलग टाइप की चाय होगी, वहाँ पे अलग अलग टाइप की चाय होगी, अलग अलग टेस्टिंग कर पाएंगे आप इन चाय। ये हो रहा है बैंड्रा वेस्ट में, ताजमहल टी हाउस में ही, और आप वहाँ जा सकते हैं, अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं टी को। साथ ही बहुत सारी शेफ्स वहाँ पे ना डिशेस बनाएंगे जिसमें टी को डाला जाएगा और उसका टेस्ट आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है, वहाँ पे आप जाना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा, फीस भरनी होगी, और जो टीज पियेंगे उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बियर एंड वाइन अगर आप इंटरेस्ट करते हैं तो चाय के अलावा अगर बियर और वाइन भी हैप्पी विद द टी। मैं टोटली टी टोटलर हूँ। ओके नहीं, पर जो लोग अगर चाय नहीं पसंद करते और बियर और वाइन जाना चाहते हैं तो बियर एंड वाइन फेस्टिवल भी हो रहा है, ये पवई में हो रहा है। वहाँ पे लोकल इम्पोर्टेड अलग अलग टाइप के वाइन्स और बियर होंगे, आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। There's a food festival also. So food festival एक कह सकते हैं हम लोग बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पे म्यूजिक, खाना, रहना सब कुछ है। So ये एन्चेंटेड वैली कार्निवल है। ये हो रहा है लोनावला में, एम्बी वैली में। आप वहाँ पे रह सकते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे टेंट्स बनाए होंगे क्योंकि अभी मौसम काफी अच्छा है ठंडी का, तो आप वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल से। साथ ही म्यूजिक होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं जैसे कि फरहान खान है, अजीत सिंह है, फरहान अख्तर सॉरी बादशाह है, ये सब आने वाले हैं वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बॉन फायर्स होगा, पार्टीज होगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होगा, बंजी जंपिंग है, हॉट एयर बलून है, बहुत सारी चीजें होगी। तो एक पूरा इवेंट है 2 दिन का। और इसके अलावा एक और इवेंट है ईट प्ले लव। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप वहाँ पे खा सकते हैं, पी सकते हैं अलग अलग जगह की चीजें। इसके साथ ही म्यूजिशियंस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। सर ये हो रहा है महालक्ष्मी रेस को। लास्ट ईयर इस फेस्टिवल के लिए गई थी और एडवाइस यही है कि अगर आप ईट प्ले लव के लिए जा रहे हैं तो शाम को जाइए, क्योंकि तब वो लाइव बैंड परफॉर्म करते हैं, तो वो म्यूजिकली इंक्लाइन लोगों के लिए वो फन और अलग अलग पॉप अप रेस्टोरेंट। हॉर्स रेसिंग पसंद करते देखना तो आप जली जाएगा। अच्छा सारे तुम है ना, ये सब बॉम्बे वालों के लिए, बाहर वालों के लिए कुछ नहीं? तो बैंगलोर के में एक लिटरेचर फेस्टिवल बताइए ना, तो थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं अगर बॉम्बे में भी लिटरेचर फेस्टिवल होगा। एक और चीज यहाँ मुंबई के पड़ोस में थाने में पीरामल की एक प्रॉपर्टी है वैकुंठ, वहाँ उन्होंने एक फ्लावर शो लगाया है। अच्छा। जो दुनिया का मशहूर चेल्सी फ्लावर शो की तर्ज पर है, और पिछले वीकेंड भी था, इस वीकेंड भी खुला है, और बहुत ही जबरदस्त फ्लावर शो है। अच्छा। अगर आप फूल पसंद करते हैं तो वो बिल्कुल मस्ट गो। हाँ, कोई गिफ्ट करे तो क्यों नहीं पसंद करते सर? बिल्कुल करते हैं। तो आपको यहाँ नहीं, मुझे कोई तो गिफ्ट कर ही देगा। चलिए, लेकिन ये सब तो अच्छा आपके लिए वीकेंड पर मस्ती करने के, लेकिन कुछ चीजें सीरियस भी होनी चाहिए इस वीकेंड पर। मैं तो सीरियस यही करता हूँ, आप सब जानते हैं। तो इस वीकेंड पर मेरी तरफ से पहला कदम है सैटरडे संडे 12 बजे, और इस बार फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोदी साहब बार बार कह रहे हैं भाई कि ई वॉलेट्स रखिए, पैसे वहां से देना लेना शुरू कीजिए। तो ई वॉलेट्स क्या होते हैं, प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, इन सब पर शनिवार और रविवार को 11:57 यानी कि दिन के 12 बजे आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। पहला कदम स्टार्टर्स के लिए बिल्कुल एक तरह से ये बाइबल है, बिल्कुल ये शो आपको तैयार कर देगा ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए। मास्टर क्लास। एक और इस हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग शो है, और वो शाम को सैटरडे और संडे को 5 बजे या 6 बजे में, थोड़ा सा टाइम में कंफ्यूज। ये है आवाज निवेश पाठशाला, और इस बार आलोक सर हमने क्या किया है, बाजार के 5 बड़े दिग्गजों को पकड़ा है।
रमेश दमानी जी, रिदम देसाई, नवनीत मनोज, सुनील सिंघानिया और भरत शाह, ये पांचों मिलकर बता रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का क्या असर पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर, इकोनॉमी पर, बाजारों पर, ट्रंप साहब के जीतने का, बजट क्या होगा, आगे बाजार का डायरेक्शन। जिस किसी को चाहिए कि बाजार में आगे क्या कुछ होने वाला, पैसा कहां बनेगा, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जो चीज आपको चाहिए, ये एक बेहतरीन डिस्कशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। जो हम कहते हैं कि बाजार में अगर पैसा कमाना है, लंबे समय के लिए कमाना है, आप बाजार के उतार चढ़ाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उस सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है ये कार्यक्रम देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरे वीकेंड का प्लान। जाते जाते बता दूं आपको कि इंग्लैंड के 4 विकेट गिर चुके हैं, इस बार भी टेस्ट में जीतने की हमारी तैयारी पूरी है। फिलहाल वीकेंड मस्ती में आज के लिए इतना ही। बाय बाय।